पूछते हैं कि युवा हूँ और अपने जीवन में कई अलग अलग पहलुओं को पाता हूँ। फिर इनके जीवन में वो अलग अलग पहलू क्या हैं उसकी छोटी सी सूची दी है। तो एक पहलू है पढ़ाई और करियर का, अगला है गर्लफ्रेंड और प्रेम प्रसंगों का, फिर अगला है अध्यात्म का, फिर अगला है फुटबॉल से लगाव का, और फिर एक और है कि संगीत से लगाव है, गिटार से प्रेम है। तो पूछते हैं कि मैं इन सब जीवन के पक्षों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। क्या कितना ज़रूरी है मुझे समझ नहीं आ रहा। संतों ने कहा है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मैं क्या साधूं। कृपया मुझे प्रायोरिटाइज करने का विज्ञान बताइए। इतने ही नहीं हैं, और भी होंगे पहलू। ये जिनको तुम जीवन के पहलू कह रहे हो, ये सब इच्छाएं हैं, है ना। पढ़ाई कर लूँ, करियर बन जाए, वो एक तरह की इच्छा है। गर्लफ्रेंड दूसरी तरह की इच्छा है। अध्यात्म की ओर भी तुम्हें एक इच्छा खींचती है। फिर फुटबॉल है, संगीत है, गिटार है, ये सब इच्छाएं हैं। ये जितनी इच्छाएं हैं सब तुमसे कहती हैं कि हमें पूरा करो, और सब आकर्षक लगती हैं, सब लुभाती हैं। सबका वादा है कि पूरा करोगे तो बड़ा आनंद रहेगा। उसको अपनी भाषा में कह सकते हो कि मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल संतुष्टि हो जाएगी, मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। ऐसा ही है ना। इच्छा आशा पर जीती है। आशा में एक धुंधलका होता है। धुंधलका इसलिए होता है क्योंकि बात आगत की है, भविष्य की ना। जिस चीज़ की आशा कर रहे हो उसका अभी अनुभव तो हुआ नहीं। अनुभव नहीं हुआ तो इसीलिए अभी जानते नहीं हो पूरी तरह कि वो इच्छा पूरी होने पर तुम्हें क्या देगी। और जब धुंधलका रहता है, अस्पष्टता रहती है, नहीं पता होता कि क्या मिल जाना है इच्छा के पूरे होने से, तो फिर जैसे हमको अधिकार मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि हम इच्छा की पूर्ति को लेकर के बहुत बड़े बड़े अनुमान लगा लेते हैं। वो अनुमान अक्सर बड़े निराधार होते हैं, लेकिन रोका तो नहीं जा सकता ना आपको यूं ही कुछ भी सोच लेने से, सपने खड़े कर लेने से। वर्तमान में और भविष्य में यही अंतर होता है। वर्तमान में अनुमान का कोई स्थान नहीं होता ना। जो है सामने है, प्रत्यक्ष है, तथ्य है, आप छुप नहीं सकते। आप
भविष्य को लेके उम्मीद कर सकते हो कि खाना आएगा, बड़ा स्वादिष्ट होगा, और आप आंखें बंद करके बिल्कुल सपने सजा सकते हो कि सुस्वादु खाना आ गया है, क्या खुशबू उठ रही है, और देखिए कैसा मज़ा आता है, देखिए लार कैसी बहती है। कुछ मिला नहीं है इसीलिए लार बह रही है। वो भोजन अभी सामने आया नहीं है इसीलिए आपको छूट मिल गई है कि आपने 56 भोग सजा लिया है। आपने बहुत बड़ा अपने लिए थाल तैयार कर लिया सिर्फ इसलिए कि आपके सामने अभी आपकी थाली आई नहीं है। वर्तमान में ये सहूलियत नहीं रहती। वर्तमान का मतलब होता है कि भैया जो है सो है, सामने आ गया है। अब दाएं बाएं छुपने की, सपने सजाने की और गोलमोल करने की कोई अब गुंजाइश नहीं बची। निवाला मुंह के अंदर है। अब सपने नहीं ले सकते कि भोजन स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है या नहीं, वो बात अब सामने है, अनुभव में है। हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। तो बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी आशाएं होती हैं, जिनको यहाँ पर तुम जीवन के पहलू कह के संबोधित कर रहे हो, वो जिंदा ही इसीलिए रह पाती हैं क्योंकि वो अभी पूरी नहीं हुई। वो जिंदा ही इसलिए रह पाती हैं क्योंकि उनकी पूर्णता तुमने कहीं भविष्य में स्थापित कर दी है। भविष्य में स्थापित कर दी है तो फिर तो कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो उसको भविष्य में धकेल दो और फिर उसके बारे में तुम कोई मान्यता बना लो, इससे तुम्हें रोका नहीं जा सकता ना। कौन रोक सकता है तुम्हें अगर तुम यहाँ बैठे बैठे ये दावा कर दो कि कल आसमान से मोती झरेंगे। कल अभी आया नहीं तो बिल्कुल सब प्रमाण तुमको गलत नहीं ठहराया जा सकता। कल अभी जब आया ही नहीं है तो तुमको कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, समझाया जा सकता है कि बात जो तुम कह रहे हो उसके होने की संभावना एकदम शून्य बराबर है। लेकिन फिर भी तुम कह सकते हो कि क्या पता हो ही जाए। और अगर तुम कह दो कि क्या पता हो ही जाए तो कोई तुम्हारी बात को काट नहीं पाएगा। कि आज मैं भले गरीब हूँ पर कल आसमान से मोती झरेंगे, ठीक है, ऐसी उम्मीद कोई कर सकता है, ऐसा दावा कोई कर सकता है। तुम एक काम कर लो, अपनी ईमानदारी का सहारा लो। ये तुमने जितने यहाँ पक्ष लिखे हैं इनको एक एक करके चलो परखते हैं ईमानदारी के साथ, है ना। जानना चाहते हो कि इनमें प्रायोरिटी या वरीयता कैसे देनी है। ऐसे करो कि मान लो कि कोई एक पक्ष उठाया और कहा अपने आप से कि ये जो मुझे अधिक से अधिक दे सकता है इसने वो दे दिया। ये एक विचार प्रयोग है, ये कल्पना प्रयोग है जो हम कर रहे हैं। ये जो मुझे अधिक से अधिक दे सकता है इसने दे दिया, ठीक है। तो भी क्या मिल गया, और अधिक से अधिक की कल्पना करना, ठीक है, पर बुद्धि के दायरे में रहते हुए, तर्क के दायरे में रहते हुए। ये नहीं मान लेना है कि कल आसमान से मोती झरेंगे, उतनी दूर मत चले जाना। तो तुम पूछोगे कि फिर मैं अनुमान कैसे लगाऊं कि कल इससे क्या मिल सकता है। उदाहरण के लिए पहला ही पक्ष है पढ़ाई, करियर, उसके बाद पक्ष है तुम्हारा गर्लफ्रेंड और प्रेम प्रसंग। वर्तमान का सहारा लो, भविष्य तुम्हें क्या दे जाएगा ये बात निश्चित रूप से अप्रत्याशित होती है, उसका अनुमान लगाना कठिन होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का तो सहारा ले सकते हो ना। क्या? वो ये है कि जैसा तुम्हारा वर्तमान है, जब तक तुम अपने आप को बिल्कुल ही मिटा ना देना चाहते हो, तोड़ ना देना चाहते हो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से बहुत भिन्न नहीं होने वाला। ये बात सीधी सीधी समझो।
तुम एक तरह से चल रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा मानने का कोई कारण है क्या कि कल तुम दूसरे तरह से चलने लगोगे? हाँ, तुम कोई घोर साधना कर रहे हो, कठोर तप कर रहे हो, तुमने अपने आप को बदलने की शपथ ले ली हो, तुम रोज अभ्यास और व्यायाम करते हो, तब तो फिर भी थोड़ी संभावना है कि कल तुम्हारी चाल बदल जाएगी। अन्यथा आज जैसी चाल है, लगभग वैसी ही चाल कल भी रहेगी। ज़बरदस्ती ऐसी आशा क्यों करना कि कल एकदम कुछ अलग हो जाने वाला है? जादू थोड़ी हो जाएगा। तो पढ़ाई करियर तुम्हें भविष्य में अधिक से अधिक क्या दे देगा, इसका अनुमान लगाने के लिए वर्तमान का सहारा ले लो। अपने आप को देख लो कि अभी तुम्हें पढ़ाई से और करियर से क्या मिल गया है, और अपने आसपास जो लोग हैं, दुनिया है, उनको देख लो। देखो कि इन्होंने क्या पा लिया है। और जहाँ कहीं भी धुंधलका हो, वहाँ तुम अपने आप को छूट दे दो कि जो अच्छी से अच्छी और मीठी से मीठी संभावना है, तो उसे ही स्वीकार कर लो। मान लो कुछ तय नहीं है कि कल तुम्हारे 80% आएंगे अंक या 70% आएंगे, तो भाई तुम निसंदेह अपने आप को छूट दे लो कि तुम मान लो कि तुम्हारे 80% ही आएंगे, कर लो इतना। क्योंकि क्या पता 80% आ ही जाए, हम क्यों उस संभावना को खारिज करें। तो अब तुमने बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख दिया है, तुम पढ़ाई और करियर के बारे में सोच रहे हो, और तुमने अपने आप को सुविधा दे दी है कल्पना करने की कि पढ़ाई और करियर से तुमको ज़िंदगी जो कुछ दे सकती थी, ज़िंदगी ने दे दिया। देख लो कि कहाँ पहुँच गए, देख लो कितना पा लिया। निस्संदेह अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, ज़िंदगी ने बहुत कुछ दे दिया है तुमको, पर फिर भी कितना दे दिया है, उसमें थोड़ी देर रुको, बात को समझो। मान लो कि 5 बरस आगे का ख्याल कर रहे हो, मान लो 10 बरस आगे का ख्याल कर रहे हो, कर लो। इसी तरीके से अगले प्रसंग पर आ जाओ। यहाँ तुम कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड है और प्रेम इत्यादि के जितने तुम्हारे प्रसंग हैं वो हैं। अब यहाँ भी यही करो। मान लो कि तुम जो मीठे से मीठा ख्याल बना सकते हो प्रेमिका को लेके, प्रेम को लेके, वो तुम्हारा ख्याल यथार्थ में बदल गया। जो कुछ तुम चाहते हो वो हो ही गया। जो लड़की तुमको पसंद है वो तुमको मिल गई, जिसको कुछ भी मिलना कहते हैं सांसारिक भाषा में, विवाह हो गया। तो ये सब जो तुम्हारी ऊंची से ऊंची उम्मीद होती हैं प्रेम को लेकर के, वो पूरी ही हो गई। ठीक है, मान लो, अपने आप को जता लो। अब बताओ कहाँ पहुँचे। कर लो कल्पना, 5 साल 7 साल बीत चुके हैं, जो लड़की तुमको बड़ी प्यारी है वो तुम्हें मिल ही गई है। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर बैठी है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ विपरीत सोचो, तुम कुछ कड़वा कसैला सोचो, बहुत मीठा मीठा सोचो। एकदम वो विवाह के बाद और सुंदर हो गई है, वो विवाह के बाद और छरहरी हो गई है। स्वर्गतुल्य है तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, और जो भी कुछ तुम्हारी आशाएं अभिलाषाएं हैं वो सब पूरी हो रही हैं। जो कुछ भी तुमने बच्चों वगैरह के बारे में सोचा हो वो भी मिल गया। पत्नी के साथ इतने मधुर संबंध हैं कि क्या कहना। कभी कोई झगड़ा बहस कलह होती नहीं। जो उससे तुम चाहते हो तुमको प्राप्त हो रहा है। तुम उसका सानिध्य चाहते हो वो तुमको मिल रहा है। तुम चाहते हो कि वो समाज में ऊंची नज़रों से देखी जाए, वो भी हो रहा है। तुम चाहते हो कि वो कमाए, वो कमा भी रही है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे परिवारजनों की इज्जत करे, वो भी हो रहा है। वो तुम्हारी इच्छाएं जिन जिन रूपों में पूरी कर सकती है वो पूरी कर रही है। सब मान लो, तुम सारी ऐसी कल्पना कर लो। भाई हम अपने आप को पूरी छूट देना चाहते हैं ना, ऊंची से ऊंची कल्पना करने की, कर लो। ये सब कर ली कल्पना। ये सब कुछ मिल गया तुम्हें तुम्हारे प्रेम प्रसंग से, और काफ़ी कुछ मिल गया तुम्हें तुम्हारे प्रेम प्रसंग से तुम्हारी कल्पना में। अब बताओ क्या मिल गया तुम्हें। और जो तुम्हें मिल गया
वो चीज़ ऐसी है जिसके लिए दुनिया मरती है। ये चीज़ कि पसंद की लड़की हासिल हो जाए, हासिल हो जाए, जो भी उसका अर्थ होता हो। कहते हैं ना इश्क का कामिल हो जाना, मैंने उसे हासिल कर लिया, वो मेरी हो गई, वगैरह वगैरह। बेवकूफ़ी की बातें, पर दुनिया के लिए यही सपना है तो ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की हासिल हो गई है, तुमने कर लिया उस पर कब्ज़ा, तुम ले आए उसे अपने घर, वो अब है, जो चाहते हो सब मिल रहा है उससे, तन का सुख, मन का सुख। जितनी तुम उसकी फ़ोटो खींचना चाहते हो खींच रहे हो, दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हो। और खाना वाना भी तुम्हारे लिए बढ़िया बना देती है, जो कुछ भी तुम उससे चाहते हो सब कर रही है तुम्हारे लिए। भाई जो भी तुम्हारी प्रवृत्ति है, जिस भी रूप में तुम स्त्रियों को, महिलाओं को देखते हो, जो कोई तुम्हारी उनसे लेकर के तमन्नाएं होती हैं, वो सब पूरी हो रही हैं। तुम दोनों विदेशों में भ्रमण कर रहे हो, तुम दोनों किसी जहाज़ पर बिल्कुल अकेले अटलांटिक के मध्य तैर रहे हो। जो भी कुछ तुम्हारी फैंटेसीज हो सकती हैं, सब मान लो कि एकदम पूरी हो रही हैं। सब बिल्कुल। अप्सरा मिल गई है और अप्सरा बिल्कुल सावित्री है। ठीक है, ऐसी तुम्हारी जो भी फैंटेसी हो, सपना हो, मान लो पूरा हो गया, संतुष्ट हो? संतुष्ट हो तो पूरा कर लो भाई। जिस भी रास्ते परम सुख मिलता हो, आदमी को उस रास्ते चले जाना चाहिए ना। तुम्हें इस रास्ते अगर परम सुख मिल रहा है तो चले जाओ। तुम्हें नौकरी वाले रास्ते अगर कुछ ऐसा मिल रहा हो जो दिल बिल्कुल भर दे तुम्हारा, तो नौकरी वाले रास्ते चले जाओ। संतुष्ट हो? इतना मिल जाएगा तो बिल्कुल अघा जाओगे, तर जाओगे। बोलो। और ये हम किसी छोटी मोटी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई तुम अपनी तमन्नाओं को जितनी ऊंची उड़ान दे सकते हो दे लो, तुम अपनी कल्पनाओं को जितना विस्तार दे सकते हो दे लो, दे लिया। और मान लो कि तुम्हारी तमन्ना कल्पना सब पूरी हो गई, अब बताओ। कुछ देर को तो बड़ा अच्छा लगेगा, है सब पूरा हो गया, बिल्कुल है, अच्छा है, वैसा है, हाँ सब बिल्कुल, बिंदिया से लेके बिकनी तक तुम जो चाहते हो उससे सब पूरा हो गया। अब बताओ, बोलो। और भूलना नहीं कि ये हमने इतना ऊंचा सपना करा है जिसके पूरे होने की संभावना नगण्य है। पूरा क्या होता है? पूरा वही होता है जो तुम वर्तमान में अपने भीतर देख रहे हो और दुनिया में देख रहे हो। तुम कोई पहले आशिक नहीं टपके हो। दुनिया में प्रेमियों की कमी नहीं, उनमें से बहुतों का विवाह भी हो जाता है अपनी चुनी हुई प्रेमिका से ही। मिला करो ना। तथ्य झूठी कल्पना के विरुद्ध एक अच्छी दवा होते हैं। मान लो तुम कॉलेज में हो और तुमसे 2 साल 3 साल कोई सीनियर आशिक हुआ करते थे, और उनकी आशिकी बिल्कुल किंवदंती बन गई थी, जनश्रुति बन गई थी। हवाओं में उनकी आशिकी के अफसाने तैरा करते थे। क्या हा, आशिक हो तो भोसले साहब जैसा। जितने नए नए फ्रेशर आया करते थे कॉलेज में, उन सबको भोसले साहब की प्रेम कथा बिल्कुल रामायण महाभारत की तरह चटाई जाती थी कि ये देखो इन्होंने ऐसी आशिकी करी। और ऐसा सब कॉलेजों में होता है। सब कॉलेजों में कुछ बिल्कुल धुरंधर पहुंचे हुए आशिक जरूर होते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुमको इस तरह के नमूने अपने आसपास उपलब्ध हों तो। अब इतने वो पहुंचे हुए हैं तो वो जो चाहते हैं उसको पूरा भी कर ही लेंगे आमतौर पर।
उनकी जाकर देखो कि गृहस्थी कैसी चल रही है, अच्छा रहता है। तो ये जो भोसले सीनियर हैं, इनकी अब शादी हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं। जाओ इनके घर जाओ ना, थोड़ा देख कर आओ क्या चल रहा है, देख के आओ। जो ख्वाब तुम सजा रहे हो वो ख्वाब भोसले साहब के पूरे हो गए, देख के तो आओ क्या चल रहा है। पहली बात तो अगर इनसे तुम 3 एक साल बाद मिलोगे, भाई तुम कॉलेज में रह गई, तुमसे 3 साल वरिष्ठ थे, ये पास आउट हो गए और अब तुम्हारा भी बाहर निकलने का वक्त आ रहा है, तुम भी सोच रहे हो कि अब करें क्या अपने प्रेम प्रसंग का, तुम्हें भोसले की याद आई, चले जाओ उनके घर चले जाओ। पहली बात तो पहचान नहीं पाओगे भोसले और मिसेस भोसले को। एक का कुछ बढ़ चुका होगा, एक का कुछ घट चुका होगा। दीदी का वज़न 20% बढ़ चुका होगा और दादा के बाल 40% कम हो चुके होंगे। ये सब 3 साल के अंदर अंदर हो जाता है। पहले जहाँ शेरो शायरी की महफिलें हुआ करती थीं भोसले के इर्द गिर्द, वहाँ आप वहाँ घुसोगे तो बर्तनों की खनखनाहट और एक आध कोई नुन्नू पुन्नू पैदा हो गया होगा, उसकी मधुर कविता, प्राकृतिक कविता। जाओ तो उनके घर थोड़ा। पहले घूम रहे होते थे सीनियर साहब तो क्या खुशबुएं उठा करती थी उनके बदन से, आधा पौन घंटा तो वो खुशबू ही चुनने में लगाते रहे होंगे। आहा, अभी जाओ घुसो, देखोगी कैसी कैसी खुशबुएं हैं यहाँ पर। रसोई से 2 दिन पहले के खाने की खुशबू उठ रही होगी, नुन्नू जगह जगह अपने स्पर्श से पवित्र करता घूम रहा है, पृथ्वी को पृथ्वी का प्रसाद देता हुआ उसकी खुशबुएं उठ रही होंगी। जाओ तो थोड़ा। ये है तुम्हारे सपनों का यथार्थ। नहीं, तुम बिल्कुल कह सकते हो कि ये तो भोसले था इसलिए इससे हो गया, इसके साथ, मेरे साथ थोड़ी होगा। बेटा एक बात बताओ, तुम भोसले नहीं हो। 10वीं में तुम्हारे कितने प्रतिशत थे? 75। भोसले कितने थे? 76। ठीक। 12वीं में तुम्हारे कितने थे? 72। भोसले कितने थे? 71। उसके बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने आए। दोनों ने एक समान आशिकी फैलाई, ठीक। दोनों ही एक समान मूर्ख रहे हो आज तक। बिल्कुल तुम्हारा और भोसले का जो जीवन का ग्राफ है वो समानांतर चला है। जैसे रेल की पटरी होती है, वैसे तुम्हारा और भोसले का जीवन चला है, दो बिल्कुल समानांतर लकीरें जैसे। जब आज तक तुम्हारा और उसका सब कुछ एक जैसा रहा तो तुमने ये उम्मीद कैसे कर ली कि आगे तुम्हारा और उसका जीवन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा? बताओ मुझे। जीवन बिल्कुल अलग हो सकता है अगर तुम्हारे जीवन में कुछ जादू आ जाए, कोई जबरदस्त परिवर्तन आ जाए। पर जादू ऐसे थोड़ी ही आता है कि तुम जीवन में एक लड़की उठा कर ले आए तो यही जादू होगा। वो काम तो भोसले ने भी करा है। जादू होना होता तो उसके साथ भी हो गया होता, क्यों नहीं हुआ?
इससे पहले कि तुम ये बोलो कि साहब सबके साथ होता है मेरे साथ नहीं होगा, मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे 25 साल के जीवन में आज तक तुम्हारे साथ सब कुछ वही हुआ है जो दूसरों के साथ हुआ है, ठीक? तुम किसी भी अर्थ में दूसरों से अलग, खास, विशिष्ट नहीं रहे हो। लेकिन भविष्य को लेकर के तुम तुरंत दावा ठोक देते हो कि नहीं नहीं, जो दूसरों के साथ हो रहा मेरे साथ थोड़ी होगा। बेटा, जितनी बदबू भोसले के जीवन में फैली हुई है ना, ठीक उतनी ही तुम्हारे जीवन में फैलेगी। भूलना नहीं, 10वीं में तुम्हारे 75 आए थे, उसके 12वीं में तुम्हारे जितने 70-72 आए थे उसके भी इतने ही आए थे। तुम दोनों एक ही हो, एकदम एक हो, एक सी भाषा बोलते हो, एक से विचार रखते हो, एक सी तुम्हारी मान्यताएं हैं, एक सा खाना तुम्हें पसंद है और एक सी आशिकी पसारते हो। तुम दोनों बिल्कुल एक ही हो। तो मिल जाए जो अपने से कोई 3-4 साल बड़ा हो, उसकी हालत देख करके करीब करीब 90% सत्यता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है कि बेटा तुम्हारी भी हालत यही होने वाली है, भविष्य तुम्हारा भी ऐसा ही है। कॉलेज में कोई ऐसा ना मिले तो घर परिवार में तो होता ही है ना, कोई अपना बड़ा भैया मिल गया, ऐसा अपना बड़ा भैया नहीं मिला तो कोई चचेरा मिल गया, कोई ममेरा भाई मिल गया। रिश्तेदारी और किस लिए होती है? रिश्तेदारी इसीलिए होती है कि कम से कम उनकी मूर्खता से तुम सबक ले लो। अब वो तुम्हारे रिश्ते में है, रिश्ते में मतलब उनमें और तुम में बहुत कुछ साझा है, ठीक? खान पान साझा होगा, बोलचाल साझी होगी, जिसको तुम कहते हो जाति और रक्त और संस्कार, वो भी बहुत कुछ साझे होंगे, होंगे ना, क्योंकि भाई रिश्ते के लोग हो। जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसकी जो हालत हुई है वो तुम्हारी क्यों नहीं होगी अगर तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे बड़े भैया ने करे हैं? तुम मुझे बता दो। तुम्हारे बड़े भाई ने आशिकी फैलाई और अभी उसका हश्र तुम देख रहे हो, और अपने बारे में तुम्हारा ख्याल है कि नहीं नहीं, मेरा मामला तो अलग निकलने वाला है, मैं बड़ा होशियार हूं। तुमने आज तक ऐसी कौन सी होशियारी दिखाई है जो तुम्हारे बड़े भैये से आगे की थी, ये बता दो। बल्कि बहुत मामलों में वो तुमसे श्रेष्ठ था कि नहीं? या तो वो तुम जैसा ही था या वो तुमसे बेहतर था। तुमसे बेहतर होते हुए भी आज उसकी दुर्गति देख लो। लेकिन तुम्हारा मानना यह है कि तुम भी वही सब कुछ करोगे जो उसने करा, लेकिन तुम बच जाओगे। बच ही नहीं जाओगे, तुमको तो अप्सरा निवास हासिल हो जाएगा। कैसे? कोई वजह है तुम्हारे पास इस तरह की मान्यता रखने की, उम्मीद रखने की? पर हम रखते हैं। इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है हमको? बोलो। जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो ये भी बताया जाता है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बेटा जो इन सब के साथ हुआ है ना आज तक, चाहे वो आज से 5,000 साल पहले का कोई हो, चाहे 500 साल पहले का कोई हो, या बिल्कुल तुम्हारे आसपास का कोई हो तुमसे 5 ही साल बड़ा, उन सब के साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि आदमी आदमी एक है, हमारी सबकी मूल वृत्ति बिल्कुल एक है। तो जो उसने करा वो बिल्कुल तैयार है तुम्हारे साथ भी होने के लिए। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो निश्चित ही तुम्हारे साथ भी होने जा रहा है। किसी गलतफहमी में मत रहना। इतिहास तुम्हें इसलिए पढ़ाया जाता है, पर हम सबक लेते नहीं है। हमें लगता है इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम उनके बारे में कुछ जान जाएं। बाबा, इतिहास तुम्हें इसलिए बताया जाता है ताकि तुम अपने बारे में कुछ जान जाओ। वो जो हैं तुमसे भिन्न थोड़े ही हैं। वो जिनके बारे में तुम इतिहास में पढ़ते हो तुमसे अलग थोड़ी है। उनकी वृत्तियां, उनकी कामनाएं, आकांक्षाएं, उनके लालच, उनके डर सब बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे थे। अब उनके जीवन की पूरी कहानी तुम्हारे सामने रख दी जाती है कि देखो बेटा इसने ऐसा करा तो ये अंजाम हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ठीक यही सब कुछ तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि हो तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे। हम सीखते नहीं है। हमारे भीतर गुरूर रहता है कि दूसरे के साथ जो हुआ है हमारे साथ थोड़ी होगा। निराधार गुरूर, बेवजह गुरूर। क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग आते हैं और कहते हैं मेरे ना घर वाले ऐसे हैं, मेरे माँ बाप है ना ऐसे हैं। ठीक नहीं है, तंग ख्याली है, खुले विचार की नहीं है, और बड़ी गलतियां करते हैं। मैं तो इतना समझाता हूं,
पर बिल्कुल सीधी सीधी बात भी मेरे माँ बाप को समझ में आती नहीं। जवान लोग हैं, इस तरह की आके बातें बोलते हैं। मैं तो पागल, तू समझ ही नहीं रहा तू क्या बोल रहा है। तू ये बोल रहा है कि तू बहुत खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि तू उन्हीं माँ बाप की औलाद है, उन्हीं का अंश है तुझ में। तेरे माँ बाप अगर इतने अंधेरे में हैं तो निश्चित रूप से वो अंधेरा तेरे भीतर भी है। तू समझ ही नहीं रहा बात को। तू इसीलिए नहीं समझ रहा बात को क्योंकि तू ये तो कह रहा है कि मेरे माँ बाप नहीं समझते बात को, पर तू नहीं समझता इस बात को कि अगर तेरे माँ बाप नहीं समझते बात को तो बहुत संभावना है कि तू भी नहीं समझता बात को। सामने खड़ा होकर के माँ बाप की बात किए जा रहा है, ठीक वैसे जैसे तेरे माँ बाप दुनिया भर की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। तेरे माँ बाप दुनिया भर की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते ना। ठीक उसी तरीके से तू भी अपने माँ बाप की तो बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा। जो कुछ तुम अपने आसपास होता देख रहे हो, तुम्हारे आसपास नहीं हो रहा, वो तुम्हारे भीतर है। और वो तुम्हारे साथ भी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। भागो, जान बचाओ। तुम अगर अपने उदाहरण के लिए पिताजी में कई तरह के दोष पाते हो तो बाबा वो तुम्हारे पिताजी के दोष थोड़े ही हैं। तुमने अपनी आंखें देखी हैं, पिताजी ऐसी हैं। तुमने अपना कद देखा है, पिताजी जैसा है। तुमने अपनी भाषा बोलचाल देखी है, पिताजी जैसी है। इतना कुछ है तुम्हें उनसे मिला है जैविक तौर पर, और संस्कारों के तौर पे तो बहुत कुछ ही मिला है। लगातार उनके साथ रहे हो। पिताजी में तुम इतनी खोट गिना देते हो और भूल जाते हो कि अगर वहाँ है तो तुम में भी तो होंगी। ये तुम बिल्कुल भूल जाते हो। दूसरों को देख करके अपना अनुमान लगा लिया करो ना। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। दूसरों के वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का अनुमान लगा लिया करो। बिल्कुल जो तुमसे उम्र में बड़े हैं उनको देखो, और उनको देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने कहा, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो तत्काल बोल दोगे कि ये सब तो बेवकूफ़ थे, इसलिए फंस गए। ये मेरे भैया हैं, इन्हें कभी कोई अकल थी नहीं। ये मेरे पिताजी हैं, ये तो ऐसे ही हैं बिल्कुल भोंदू। और ये तो भोसले हैं, तो इनको तो मारा जानता ही था। मैं थोड़ी मारा जाऊंगा, मैं तो होशियार हूँ। देख लेते हैं होशियारी। हाँ, इतना तुम्हें बताए देते हैं कि जितने लोग तुम अपने आसपास दुर्दशा में देख रहे हो वो सब अपने आप को होशियार ही समझते थे, कभी तुम्हारी ही तरह। आ रही बात समझ में? तुम कोई पहले पैदा हुए हो जिसको गर्लफ्रेंड बहुत लुभाती है? तुम कोई पहले पैदा हुए हो जो पढ़ाई और करियर को लेकर के असुरक्षा और महत्वाकांक्षा के बीच झूलता रहता है? बोलो, ये सब औरों के साथ भी हुआ है ना। उनकी हालत से सबक लो। ऐसे ही फिर अध्यात्म, तुमने तीसरी चीज लिखी है। अध्यात्म में भी सोच लो कि अगर पूर्णता पा जाते हो तो क्या है जो छूट जाएगा। देखो, बाकी सब जो तुम्हारे सपने होते हैं वो पाने के बारे में होते हैं। कुछ पा लिया, कुछ पा लिया। अध्यात्म को लेकर के अगर सपना रखोगे तो वो पाने के बारे में नहीं हो सकता, वो छोड़ने के बारे में होता है। इसीलिए अध्यात्म को लेकर के भविष्य की कल्पना करना मुश्किल काम है। जो तुम हो वो रहते हुए ये कल्पना कर लो कि तुम्हारे हाथ भर गए, तुम्हारी जेब भर गई, वो तो करी जा सकती है ना कल्पना। लेकिन ये कल्पना कैसे करोगे कि कल्पना करने वाला ही बदल गया? अगर कल्पना करने वाला ही बदल गया तो फिर कल्पना का कोई आधार नहीं बचा ना। तो अध्यात्म की कल्पना करी नहीं जा सकती। आध्यात्मिक हो गए तुम तो भविष्य में कैसे हो जाओगे इसको लेकर के बहुत छवि बनाई नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी चलो, अब तुम प्रयोग कर रहे हो तो इतना कर लो कि ये सोच लो कि क्या क्या है तुम्हारे भीतर से जो चला जाएगा अगर आध्यात्मिक रहे आए तुम, साधना के प्रति ईमानदार रहे आए तुम। क्या क्या है जो नहीं बचेगा, किन किन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। फिर पूछो अपने आप से, अगर इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया तो फिर पाने को और कितना शेष बचेगा? क्या है जो अभी और चाहिए होगा? वो खाका भी खींच लो, देखो कितना आकर्षक लगता है। वैसे ही पूछ रहे हो फुटबॉल, वैसे ही पूछ रहे हो संगीत। अधिकतम ये सब क्षेत्र तुम्हें क्या दे सकते हैं, अपने आप से पूछ लो। अधिकतम
वो अधिकतम अगर काफी है तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे देने के लिए, तुमको अपरिमित तृप्ति दे देने के लिए, तो फिर तुम उस क्षेत्र का बिल्कुल चुनाव कर लो, बाकी सब क्षेत्रों को त्याग करके। लेकिन पाओ कि अधिकतम जो भी है, जो एक क्षेत्र दे सकता है, वो भी काफी नहीं है तुम्हारे मन को भरने के लिए, तो फिर उस क्षेत्र की ओर जा करके क्यों अपनी ऊर्जा और समय खराब करोगे? बात समझ रहे हो? अच्छा तरीका है ना। तुम ये मत देखो कि व्यवहारिक रूप से क्या संभव है किस क्षेत्र में पाना, तुम तो ये देख लो कि अधिकतम क्या संभव है किस क्षेत्र में पाना। वो भी अच्छा ना लगे तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र फिर तो बिल्कुल ही तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहा। भाई वो अधिक से अधिक जो दे सकता है वो भी काफी नहीं है, तो क्यों जाएं उधर? हरी बात समझ में? ऐसे देख लिया करो। और जैसा मैंने वार्ता के शुरू में कहा था, ये विधि सिर्फ जीवन के इन 5-7 पहलुओं पर नहीं लागू होती जिनका उल्लेख यहाँ किया है। कोई भी इच्छा उठती हो तुमको, उससे यही पूछ लिया करो, बता अधिक से अधिक क्या देगी, बता अधिक से अधिक क्या देगी। जो वो अधिक से अधिक देगी, मान लो कि वो मिल गया, उसके बाद भी मन सूना है, तो फिर उस इच्छा को बिल्कुल भगा दो। भगाने की वास्तव में जरूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद ही भाग जाएगी। खुद ही भाग जाएगी।